डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा पिछली क्लास में आपसे चर्चा हो रही थी अपवर्तनांक की पारस्परिक निर्भरता की, और वहाँ पे आपको दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक की पारस्परिक निर्भरता मतलब वायु के लिए और कांच के लिए बताई गई थी। आज हम आपसे बात करेंगे तीन माध्यम के लिए, मतलब वायु और कांच के बीच में आपका एक जल का माध्यम भी आ जाएगा। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स था पिछली क्लास पे कि सर ये अपवर्तनांक क्या होता है। तो अपवर्तनांक की आप जो परिभाषा है, जो गुण है, वो आप अपने दिमाग पे रखिए। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम का एक गुण होता है, एक विशेषता होती है, जो हमें यह बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। क्लियर? एक बार फिर से कि मतलब अपवर्तनांक जो है वो माध्यम की एक विशेषता है जो हमको यह जानकारी दे देती है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करने वाला है। इसीलिए मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया था कि n बराबर C/V होता है। तो अब बेटा C जो होती है वो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो V होती है वो किसी माध्यम में होती है। तो अगर आप किन्हीं दो माध्यमों के लिए यदि वायु अनुपस्थित है तो n बराबर V1/V2 भी हो सकता है, मतलब पहले माध्यम पे प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो अपवर्तनांक इसी तरीके से दो टाइप के हो जाते हैं। अगर हम किसी माध्यम की बात कर रहे हैं, उसके साथ कहीं पर भी वायु का माध्यम जुड़ा हुआ है, तो आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक मिलेंगे। और अगर वायु का माध्यम नहीं है तो वो परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक होंगे। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए, वायु का माध्यम जल से जुड़ा है, जल का माध्यम कांच से जुड़ा है और कांच का माध्यम वायु से जुड़ा है। तो अगर वायु और जल पे अपवर्तनांक की हम बात करेंगे तो हमको मिलेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच और वायु की बात करेंगे तब भी मिलेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन जल और कांच की जब पारस्परिक बात होगी तब आपको मिलेगा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक भी एक तरीके का सापेक्ष अपवर्तनांक ही है, बस वो वायु के सापेक्ष होता है, तो इसलिए उसको एक अलग से नाम दे दिया गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो होप दैट अब ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से आपको बता दूं कि अपवर्तनांक कुल मिलाकर के माध्यम की एक विशेषता है जो हमें यह बताती है कि उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा। क्लियर? अपवर्तनांक दो टाइप के हैं। यदि माध्यम के साथ वायु जुड़ा है तो हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा, अगर वायु नहीं जुड़ा है तो सापेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा। तो अब हम तीन माध्यम के लिए चलते हैं और उनकी सघनता के बढ़ते क्रम में हमने ये माध्यम रखे हैं कि वायु का माध्यम ऊपर है, वायु सभी जगह फैली हुई है, तो जो माध्यम आपने बनाए हैं उसके ऊपर और नीचे आपकी वायु रहने वाली है। बीच में आपने जल का मीडियम बना दिया, वाटर, और उसके नीचे आपने कांच का मीडियम बना दिया। मतलब बात क्लियर है कि प्रकाश किरण वायु के माध्यम से आएगी, जल के माध्यम से गुजरेगी, फिर आपकी कांच के माध्यम से गुजरेगी और फिर से वायु के माध्यम में प्रवेश करेगी। क्लियर? तो बेटा जब वायु के माध्यम में आएगी किसी एंगल से और जब निकलेगी तब इनके एंगल समान रहने वाले हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होगी जा करके वो इसके समांतर हो जाएगी। जब समांतर होगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्लियर? तो मतलब जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से बाहर निकलेगी। तो हमने मान लिया कि हमारी जो वायु में प्रकाश की किरण आ रही है वो आई एंगल से आ रही है और उसे आई एंगल से ही जाना है। अब हम माध्यमों की विरलता और सघनता की बात करेंगे। पहले हम वायु और जल को देखेंगे। वायु विरल है जल की तुलना में, तो आपकी जो अपवर्तित प्रकाश किरण होगी वो आपकी अभिलंब की ओर बेटा क्या होगी? झुक जाएगी। जब झुकेगी तो ये एंगल आपका हमने मान लिया कि ये एंगल जो आपने लिया है ये R1 है। क्या है? R1 है।
अब अगर इस माध्यम पे जो जल का माध्यम है, एक अभिलंब आपने ये खींचा है वायु और जल के लिए, और दूसरा अभिलंब आप यहां पे खींच रहे हो जल और कांच के लिए, दोनों अभिलंब बेटा समांतर होंगे, तो ये जो R1 एंगल है ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा। मतलब जो R1 आपका वायु जल के लिए अपवर्तन कोण है, वही R1 आपका बनेगा जल कांच के लिए आपतन कोण। मतलब जल की और वायु के सापेक्ष अपवर्तित किरण अब बनने वाली है कांच के लिए जल की आपतित किरण। क्लियर? अब ये R1 होगा, जल कांच की तुलना में विरल है, तो आपका ये एंगल फिर से परिवर्तित होगा बेटा। तो अब फिर से अभिलंब की ओर झुकेगी, तो ये एंगल बेटा हमने मान लिया R है। अब ये अभिलंब और ये अभिलंब सेम इसी तरीके से समांतर होंगे, तो ये वाला एंगल भी आपको R मिल जाना है। तो अब यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास हर दो मीडियम के लिए, हर दो माध्यम के लिए अलग अलग से कोण आ गए। वायु जल के लिए IR1, जल कांच के लिए R1R, कांच वायु के लिए RI। क्लियर? और आपको पता है कि जब हम दो माध्यमों की बात करते हैं तो हमें जो अपवर्तनांक मिलता है वो उसका होता है जिसमें अपवर्तित किरण पाई जाती है, और उसके सापेक्ष होता है जहां से आती है। ये हमें बताया गया था, हमारे जो वैज्ञानिक थे स्नेल साहब, उन्होंने बताया था। तो स्नेल साहब के नियम से, तो स्नेल का नियम बेटा आप पुटअप करोगे, तुम्हें पता है n बराबर साइन I बटे साइन R होता है। तो ये नियम अब हम लगाने वाले हैं वायु और जल के लिए। अपवर्तनांक हमको मिलेगा जल का मतलब W, किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष। तो आप यहां पर लिखोगे ANW इक्वल टू इसके एंगल आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण कीजिए साइन I और बेटा अपवर्तन कोण कीजिए साइन R1, समीकरण 1। किसी को कोई दिक्कत? अब ये अपवर्तित किरण जल कांच के लिए आपतित किरण का कार्य करेगी, R1 आपतन कोण का कार्य करेगा, और R आपको अपवर्तन कोण मिल गया। अब हम कहां से आ रहे हैं? जल से कांच में, तो अपवर्तित किरण हमारी कांच में है, तो हमें अपवर्तनांक कांच का मिलेगा। किसके सापेक्ष मिलेगा? क्लियर है? जल के सापेक्ष मिलेगा। तो जल को हम ऊपर रखेंगे, तो आपका ये बनेगा WNG। आपका बेटा ये R1 एंगल हो चुका है, तो साइन R1, और आपने अपवर्तन कोण R माना है, तो दूसरा जो अपवर्तनांक आपको मिल गया वो मिल गया WNG इक्वल टू साइन R1 अपान साइन R। अब उनको छोड़ दीजिए। अब ये अपवर्तित किरण कांच वायु के लिए आपतित किरण है, ये R जो उसका अपवर्तन कोण था इसका आपतन कोण है, और ये I अपवर्तन कोण है। तो कांच से हम आ गए वायु में, मतलब हमें अब अपवर्तनांक मिलेगा वायु का। किसके सापेक्ष? कांच के। तो आप कांच को पहले लिखोगे, वायु को बाद में लिखोगे। जी यानी ये आपका बेटा हो जाएगा साइन R अपान साइन I, समीकरण 3। कोई दिक्कत? अब हमको करना क्या है कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 का पारस्परिक गुणा कर देना है। तो बेटा बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष से, दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष से हो जाएगा। तो यहां पर आपका बनेगा ANW, ये बाएं पक्ष में है समीकरण 1 का, फिर आपका WNG, और ये तीसरे समीकरण पे आप लेके आए हो GNA। ANW का मान रखते हैं साइन I बटे साइन R1, इसका मान रखते हैं साइन R1 बटे साइन R, इसका मान रखते हैं साइन R बटे साइन I। ये साइन I, ये साइन I, साइन R1 साइन R1, साइन R साइन R। मतलब बेटा दाएं पक्ष में जो हमारी वैल्यू है वो पूरी हो गई 1। तो WNG इंटू GNA इक्वल टू आपका बेटा हो गया 1।
क्लियर। अभी आपने दूसरे माध्यम पे जब देखा था तो आपने देखा था जो GNA था वो 1/ANG निकला था कि नहीं निकला था। तो जब GNA आपका 1/ANG है तो इसकी वैल्यू हम ऊपर पुटअप कर देते हैं। जब ऊपर पुटअप करोगे तो ANW इंटू बेटा WNG और GNA की जगह पर अब हमको लिखना है 1/ANG इक्वल टू 1। क्लियर। अब WNG को आप यहां रखिए, बाकी उधर पहुंचा दीजिए। तो WNG इक्वल टू आपका आएगा बेटा ANG हो जाएगा ऊपर, ANW हो जाएगा नीचे। तो ये आपका बन गया फार्मूला WNG इक्वल टू ANG अपन ANW। जैसे आप जानते हो GNA इक्वल टू 1/ANG होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि WNG इक्वल टू आपका बेटा 1/GNW भी तो हो सकता है। या आप ये कह दो कि GNW इक्वल टू आपका 1/WNG हो सकता है। ये बात भी सही है बिल्कुल। अब अगर WNG हो सकता है तो इसका जो ये डेरिवेटिव है ये ऊपर जाएगा और वो आपका नीचे आ जाएगा। तो आप यदि GNW को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो ANW अपन ANG। ये फार्मूला आ गया, मतलब फार्मूलों पे फार्मूले आ रहे हैं, कोई दिक्कत। अब बात कर लें आपसे एक और स्पेशल टाइप की। अगर बेटा हम इसके अपवर्तनांक की बात करें तो यहां पे आप देख रहे हो कांच के साथ वायु लगा हुआ है, मतलब ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। इस पे भी बेटा W के साथ A लगा हुआ है, तो ये आपका जल का क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। लेकिन यहां पे आपका कहीं पर वायु है नहीं है, तो ये कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक होगा जल के सापेक्ष। और अगर इसकी मैं बात कर दूं तो ये जल का सापेक्ष अपवर्तनांक होगा कांच के सापेक्ष। मतलब ये है कि जो यहां पर आपका है उसको आप अंश पे रखिए वायु के साथ निरपेक्ष अपवर्तनांक बना के, और बटे में करिए जो यहां पे पहले है वायु के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक बना के। तो ये संबंध आपका निकल के आता है सापेक्ष अपवर्तनांकों और निरपेक्ष अपवर्तनांकों में। दैट्स क्लियर। तो आप ये कह सकते हो बेटा कि सापेक्ष अपवर्तनांक कहीं ना कहीं पर निरपेक्ष अपवर्तनांक पे निर्भर होता है। तो ये बेटा आपका 3 माध्यमों के लिए था। होप दैट बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहां दिक्कत हो बताइएगा। तो अगली क्लास नेक्स्ट सेशन पे